प्रेषित में हम आपको इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। जी हां, गलवान घाटी की सबसे लेटेस्ट सैटेलाइट तस्वीरें जी न्यूज पर आप इस वक्त देख रहे हैं। 22 मई 2020 और उसके ठीक एक महीने बाद 22 जून 2020। आपको यहां पर समझना है, ये गलवान घाटी में वही जगह LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वही जगह भारतीय सेना के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के बेहद करीब जहां पर हिंसक झड़प हुई थी। ये गलवान घाटी में उस जगह की तस्वीर है जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 22 मई और 22 जून। अब 22 जून में आप देख पा रहे हैं कि चीन की तरफ से भी वहां पर टेंट्स जो लगाए गए हैं अपनी तरफ, और भारत की तरफ देखेंगे तो भारत की तरफ भी उसी तरीके का जवाब दे दिया गया। PP-14 के बेहद करीब है। 15 जून की रात भारत और चीन के बीच खूनी संघर्ष यहीं पर हुआ था और इन सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक संघर्ष के बाद यहां निर्माण कार्य किया गया है। 22 मई 22 जून, फर्क आपके सामने। तो हम आपको इस वक्त जो सैटेलाइट तस्वीर दिखा रहे हैं, आपको बार बार इस बात का हम आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर कि एक तो तस्वीर है 22 मई की और दूसरी तस्वीर है 22 जून की, और ये दोनों ही सैटेलाइट तस्वीरें हैं। अमेरिका की स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्थ इंटेलिजेंस कंपनी मैक्सा टेक्नोलॉजीज द्वारा इन्हें जारी किया गया है। तो 22 मई की तस्वीर के बारे में अगर बात करें तो आपको चीन का कोई भी वाहन इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। और लेकिन अगर 22 जून की बात करें तो पूरी तरह से इंस्टॉलेशंस आपको नजर आ रहे हैं। यही फर्क है 22 मई और 22 जून। लेकिन फर्क यह भी है कि चीन की तरफ अगर इस तरह का निर्माण है, इस तरह के ट्रेंड्स हैं, तो जवाब में भारत की तरफ जो है उसी तरीके का निर्माण, उसी तरह के ट्रेंड्स चीन को जवाब देने के लिए इंस्टॉल्ड है। अब बात करेंगे जी न्यूज के वर्ल्ड एक्सक्लूसिव की। लगातार भारत चीन सीमा पर जो तनाव है उसे लेकर जी न्यूज एक्सक्लूसिव खबर आप तक पहुंचा रहा है, और आज की बड़ी खबर यही 3 डिवीजन को लद्दाख में तैनात किया गया है। जी हां, 3 डिवीजन फौज पहुंचा दी गई है लद्दाख में। 45,000 सैनिक। जी हां, 3 डिवीजन मतलब 45,000 सैनिक। मतलब कल टैंक उतार दिया सेना ने लद्दाख में और आज 45,000 सैनिकों को उतार दिया। मैसेज क्लियर है, ये सैनिक सिर्फ पूर्वी और उत्तरी लद्दाख की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। सिर्फ पूर्वी और उत्तरी लद्दाख में 45,000 सैनिक। और इन तस्वीरों को देखकर चीन में बेचैनी बढ़ गई है। तो कल भीष्म टैंक के दुर्लभ दर्शन और आज 3 डिवीजन फोर्स तैनात करने का ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। लद्दाख में भारतीय सेना ने आज तक की सबसे बड़ी सैन्य तैयारी कर ली है। लद्दाख में पहली बार 45,000 सैनिक तैनात किए गए हैं। अगर ऐसी तैयारी 58 साल पहले की गई होती तो अक्साई चिन आज भी भारत के कब्जे में होता। लद्दाख में इतनी फौजी तैनाती पहले कभी नहीं देखी गई। केवल पूर्वी और उत्तरी लद्दाख की सुरक्षा के लिए तैनात 3 डिवीजन में से 2 माउंटेन डिवीजन है और उनके सैनिकों को अच्छी तरह से एक्लेमेटाइज किया गया है। यानी लद्दाख की एक इंच जमीन की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना ने पूरी तैयारी कर ली है। साल 1962 के युद्ध में तत्कालीन भारतीय सरकार ने लद्दाख में सिर्फ 1 ब्रिगेड यानी कि लगभग 4,000 सैनिकों को तैनात किया था, और आज उससे 10 गुना ज्यादा सैनिक लद्दाख में चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अगर 1950 के दशक में नेहरू सरकार सावधान हो जाती तो उस समय भी हमारी सेना चीन से युद्ध जीत सकती थी। ये प्रीवियस गवर्नमेंट और पूरे भारत की गलती थी कि जो इलाका आपका है उसको आपने डोमिनेट नहीं किया और उसके अंदर में चीन को आ सका। उसके अंदर में आके उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। इसका मतलब ये है कि मोटे तौर पर हमारी इंटेलिजेंस उस वक्त की 1950s की बिल्कुल ठीक नहीं थी। ये तो बहुत भारी गलती हुई है भारत से और इसको सुधारना पड़ेगा। आपको एक बार फिर से बता दें, आज लद्दाख पराक्रम पर हमारी विश्व स्तरीय कवरेज का 5वां दिन, और इन 5 दिनों में भारतीय सेना के पराक्रम से जुड़ी हर बड़ी खबर जी न्यूज ने आपको दिखाई है। सबसे पहले 21 जून को जी न्यूज ने आपको दिखाया कि भारतीय सेना ने गलवान में चीन के 45 से 50 सैनिकों को मारा और उसके कर्नल को बंधक बनाया। 21 जून को पहला दिन। 22 जून को जी न्यूज ने बड़ा खुलासा किया था कि भारतीय सेना ने चीन के 17 सैनिकों के शव लौटाए। फिर 23 जून को जी न्यूज ने आपको यह बताया कि गलवान हिंसा के पीछे कैसे चीन के जनरल झाओ जोंकी का हाथ है। और 24 जून को यानी कल हमने आपको ये दिखाया कि लद्दाख में भारतीय सेना ने
T-90 भीष्म टैंक को तैनात किया है। और आज 25 जून यानी कि लगातार 5वां दिन वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। आज हमने आपको दिखाया कि चीन को अब अक्साई चीन गंवाने की चिंता सता रही है और पहली बार लद्दाख में भारतीय सेना के 45,000 सैनिक तैनात किए गए हैं। 5 दिन लगातार वर्ल्ड एक्सक्लूसिव जी न्यूज पर बड़ी खबरों का पंच। और जल्दी से अब आपको भारत सरकार की रणनीति भी हम बता देते हैं। भारत सरकार ने तय कर लिया है कि अब चीन के साथ जैसे को तैसा वाली नीति से ही जवाब दिया जाएगा। यानी कि चीन जैसी चाल चलेगा, जवाब भी उसी अंदाज में होगा। चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। मई महीने से ही चीन ने समझौतों को दरकिनार कर वास्तविक नियंत्रण रेखा, ये एमईए का स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूं, मैं रिपीट कर देता हूं, एमईए का स्टेटमेंट है विदेश मंत्रालय, भारतीय विदेश मंत्रालय कि मई महीने से ही चीन ने समझौतों को दरकिनार कर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर अपनी सेना बढ़ाई। इसके जवाब में भारत ने भी अपने सैनिक वहां पर तैनात कर दिए। The conduct of Chinese forces this year has been in complete disregard of all mutually agreed norms. The deployment of large body of troops and changes in behavior has also been aggravated by unjustified and untenable claims. The recent shift in the Chinese position on the Galwan Valley is one example. The maintenance of peace and tranquility in the border areas is the basis of our bilateral relationship. It is imperative that the established mechanisms are used by both parties to address the current situation. अनुराग श्रीवास्तव, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, साफ साफ ये कहते हुए कि भारत शांतिप्रिय देश, भले ही एक शांतिप्रिय देश भारत हो, इसका मतलब आप ऐसे समझिए किसी और सीमा, किसी और की अपनी सीमा में घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए भारत तैयार है। इस बयान का ये मतलब आप निकाल सकते हैं। वैसे चीन की फितरत है कि वो बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने का ड्रामा करता है, नाटक करता है, ढोंग करता है, लेकिन पीठ पीछे वार करता है। चीन के इसी धोखे वाले अतीत को ध्यान में रखकर नया भारत भी अपनी तैयारी कर रहा है। भारत ने यह तय कर लिया है कि चीन की सरहद पर ना कोई काम रुकेगा, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पहले की तरह तेजी से चलेगा और सेना की तैयारी भी नहीं थमेगी। भारत के 45,000 सैनिक, T-90 भीष्म टैंक, M777 अल्ट्रा लाइटवेट हॉवित्जर तोप, करगिल में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाली बोफोर्स तोप, सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान, अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर और शिनूक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। लद्दाख में चीन की हर साजिश को नाकाम करने के लिए हिंदुस्तान ने कमर कस ली है। अब चीन की एक भी गुस्ताखी की कीमत इतनी महंगी होगी कि वो सालों तक इससे उबर नहीं पाएगा। भारत ने फैसला कर लिया है कि इस बार 1962 की तरह सरेंडर नहीं होगा, इस बार होगा आर पार। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ऐलान हिंदुस्तान का संकल्प है, जिसे पूरा करने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। चीन को जवाब देने के लिए भारत ने लद्दाख में 3 डिवीजन फौज पहुंचा दी है। ये 3 डिवीजन फौज सिर्फ पूर्वी और उत्तरी लद्दाख के लिए है और इसके मायने क्या है ये भी समझिए। 1962 में जब भारत चीन में युद्ध हुआ था तब वहां 1 ब्रिगेड थी, लेकिन इस समय लगभग 10 ब्रिगेड भारतीय फौज में मौजूद है। लद्दाख में सेना की 3 डिवीजन की तैनाती का मतलब है कि वहां 45,000 सैनिक मुस्तैद कर दिए गए हैं। लद्दाख में अगर युद्ध हुआ तो पहाड़ों के नियम लागू होंगे और ऐसे में चीन को इन 45,000 जवानों का मुकाबला करने के लिए 5 लाख सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। पहाड़ों की लड़ाई में एक सैनिक के मुकाबले 12 सैनिकों की जरूरत पड़ती है और इसीलिए भारत के एक सैनिक के जवाब में
चीन को 12 जवानों की जरूरत होगी। डेप्सांग के मैदान अक्साई चिन को छूते हैं और अक्साई चिन की सुरक्षा को लेकर चीन पिछले 1 साल से परेशान है। अक्साई चिन के हाथ से निकल जाने के बाद चीन के लिए जिनजियांग प्रांत पर काबू रख पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो लंबे अरसे से अशांत है। इसलिए चीन ने डेप्सांग के पास अपने फौजियों की तादाद बढ़ा दी है। ये तय है कि भारत अटल रहेगा और चीन को पीछे हटना ही होगा। भारत सरहदी इलाकों में न रुकेगा न झुकेगा, इसीलिए सीमा से सटे इलाकों में बुनियादी ढांचा और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। चीन के साथ तनाव के बीच भारत ने सरहद पर किसी काम को रुकने नहीं दिया। चीन को लगता नहीं था कि दौलत बेग ओल्डी जो कि है अक्साई चीन, जैसे अक्साई चीन, हालांकि अक्साई भारत उसे कहते हैं, अक्साई चीन तक जो है भारत इतनी ऊपर रोड बनाने का डिप्लॉय कर लेगा। जो है हमारा जो डेवलपमेंट को लेकर, चाहे सड़क हो, ब्रिजेस हो, पूरा हमारा पूरा डिब्यू तक हुआ है, जो कि दुर्बुक से 250 किलोमीटर से पूरा वहाँ बॉर्डर तक हुआ है। उनको लेकर चीन को हजम नहीं होता है कि यहाँ इंडिया की तरफ से बहुत डेवलपमेंट हो रहा है रात और दिन को लेकर, तो ये मतलब उनको हजम नहीं हो रहा है। भारतीय सेना लगातार कह रही है, सरकार लगातार कह रही है, 1 भी इंच जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड बन करके पूरे तरीके से तैयार है और वहां पर एक दिन भी निर्माण कार्य नहीं रुका है और यही चीन की सबसे बड़ी परेशानी है। और साथ ही आपको बता दें, राजनाथ सिंह गृह मंत्री मॉस्को में हैं और वहां पर इस बात को लेकर आप कह सकते हैं कि रक्षा उपकरणों की 2 से 3 दिन में उपलब्ध कराने को लेकर भी सहमति रूस के साथ 2 से 3 महीने के अंदर अंदर रक्षा उपकरणों की उपलब्धता भारत को कराने को लेकर भी सहमति बन गई और ये चीन की चिंता बढ़ाने वाली चीज है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे से ये एक बड़ी खबर कि रूस ये कह रहा है कि 2 से 3 महीनों में भारत की जो मांग है, जो रक्षा उपकरण भारत को चाहिए, उसे सूची का इंतजार है और वो उपलब्ध कराने के लिए पूरे तरीके से तैयार। आगे बढ़ेंगे। सरहदी इलाकों में चीन की चुनौती के बारे में हम लगातार आपको अपने इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से खबर पहुंचा ही रहे हैं। भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, भारत का जो बुनियादी ढांचा है, किसी भी चुनौती से पार पाने के लिए लगातार मजबूत होता हुआ, और इसलिए मोदी सरकार ने भी इसे अपनी प्राथमिकताओं में, प्रायोरिटीज में टॉप पर रखा है। इसमें सिर्फ सड़क निर्माण नहीं है, बल्कि दूसरी जरूरतों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। लद्दाख में आपको ये बता दें, हम स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 54 मोबाइल टावर लगेंगे। जी हां, 54 मोबाइल टावर्स लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। LAC के बेहद नजदीक डेमचौक में भी मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। वहीं नुब्रा में भी 7 टावर लगाने की तैयारी है। लेह में 17 और जंस्कर में 11 टावर लगाए जाएंगे। लद्दाख में भारत ने बॉर्डर एरिया के विकास पर लगातार काम करना शुरू कर दिया है। आज एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आई है कि अब लद्दाख के बॉर्डर इलाके जो है, पूरे लद्दाख में लगभग 54 मोबाइल टावर को लगाने के सर्वे का काम शुरू किया जा चुका है और ये मोबाइल टावर डेमचौक जैसे इलाके में भी लगाए जाएंगे, जो कि LAC के बहुत नजदीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा माध्यम होता है कि इस वक्त लद्दाख के लिए, और लद्दाख के लोगों की ये मांग बहुत पुरानी थी कि पूरे ग्रामीण इलाकों को कम से कम संचार के माध्यम से जोड़ा जाए, क्योंकि एक तरफ जहां मोदी सरकार बॉर्डर पर रोड्स बना रही है, पुल बना रही है, तो दूसरी तरफ अब ये जो खबर सामने आई है कि 54 मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं, इससे ये बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि लद्दाख और बॉर्डर एरिया भारत सरकार की प्राथमिकता में सबसे आगे है और अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चीन के दबाव में बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लेह लद्दाख। तो एक तरफ हिंदुस्तान की तैयारी है तो दूसरी तरफ चीन है कि मानता नहीं। गलवान घाटी के अलावा चीन ने पेंगोंग सो, जी हां, पेंगोंग लेक में भी भारत से उलझने की लगातार कोशिश की है। पेंगोंग में सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है और झील में पेट्रोलिंग करके चीन के सैनिकों पर कड़ी नजर भी भारतीय सेना आप रख रही है। भी जवाब में पेंगोंग के इसी ताजा विवाद पर हमने आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। पेंगोंग लेक पर भारत के प्लान टूरिज्म से चिढ़ाए चीन।
पैंगोंग लेक में पर्यटन को बढ़ावा मिलने से बौखलाया है चीन। कोई चाहे देसी पर्यटक हो या विदेशी पर्यटक, जब वो पैंगोंग आता है तो वो भारत सरकार से या डीसी ऑफिस से परमिशन लेकर ही पैंगोंग इलाके में जा पाता है। और पैंगोंग इलाके में अगर किसी भी पर्यटक को जाना है तो उसके पास भारत सरकार का ही प्रमाण पत्र या इजाजत का जो पत्र होता है वो होगा, तभी उसे प्रवेश मिल पाएगा। यानी कि चीन जिस तरह के दावे कर रहा है वो देश और दुनिया में भी इसी तरह से बेनकाब होता रहेगा, क्योंकि भारत के पास न सिर्फ भौगोलिक प्रमाण है बल्कि जो पर्यटक आते हैं वो भी भारत के ही पक्ष में बोलते हैं। भारतीय सेना पैंगोंग के फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती है। पैंगोंग के एक तरफ भारतीय सेना रहती है तो दूसरी तरफ का हिस्सा सरकार ने पर्यटकों और आम नागरिकों के लिए सबसे पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर विकसित किया है, जिसके बाद पर्यटक अब पैंगोंग के मानमेरक से आगे चुसुल, सागाला, लोमा बैंड और न्योमा तक जा सकते हैं। 2018 से पहले यहाँ तक जा पाना संभव नहीं था। पर्यटक पैंगोंग के स्पंगमेक तक या हद से हद मानमेरक तक ही जा पाते थे। ये 2 साल पहले तक पर्यटकों के लिए खुला नहीं रहता था पैंगोंग जाने के लिए, लेकिन मोदी सरकार ने इस पूरे रास्ते को पर्यटकों के लिए खोल दिया। और नुब्रा से स्पंगमिक तक की ये दूरी लगभग 180 किलोमीटर की सड़क थी, जो कि अभी तक पर्यटकों के लिए ओपन नहीं था, पर अब यहां पर पर्यटक आ सकते हैं। ये इस रोड को पर्यटकों के लिए खोलने का मकसद ही सिर्फ यही था कि भारत ये पूरी दुनिया को दिखाना चाहता, और दुनिया भी ये मानती है कि अगर हमें पैंगोंग में घूमने जाना है, पैंगोंग लेक देखने जाना है, तो हमें भारत से ही परमिशन लेकर जाना होगा। जो भी टूरिस्ट आता है बाकायदा हमारे सरकार से परमिशन लेके है ये लोग वहाँ टूरिस्ट पर्यटन वहाँ जाते हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारे जो बॉर्डर का जो इंटीग्रिटी और बॉर्डर को ज्यादा से डिफाइन करने के लिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पर्यटन इस पैंगोंग की तरफ आए। बात सिर्फ इन इलाकों में विकास तक सीमित नहीं, विदेशी पर्यटक अब LAC के बेहद करीब हेनले तक भी जा सकते हैं। वो हेनले जहाँ 2 साल पहले तक किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। मोदी सरकार ने लद्दाख में पर्यटकों के लिए जो कदम उठाए उससे भारत की जो LAC पर दावेदारी है वो और ज्यादा मजबूत हो जाती है। इस कदम से ये साफ हो जाता है कि जो भी विदेशी पर्यटक आएगा वो भारत सरकार या लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेकर ही पैंगोंग जा पाएगा। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि पैंगोंग का पूरा इलाका भारत का ही है। पिछले साल ही केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। पर्यटकों को सियाचिन ग्लेशियर बेस कैंप तक जाने की अनुमति दे दी गई, लेकिन कोरोना के चलते अभी इसकी शुरुआत नहीं हो पाई है। अब आप सोच कर देखिए, जब विदेशी पर्यटक इन इलाकों में घूमने जाते हैं और वहां से सेल्फी या फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, तो पर्यटक साथ में ये भी बताते हैं कि वो भारत के इलाके में खड़े हैं, और इससे यहाँ पर भारत का दावा पूरी दुनिया में मजबूत होता है। चीन इसी बात से चिढ़ा है और इसलिए उसने गलवान के बाद यहाँ भी धोखेबाजी की शुरुआत कर दी है। इसे देखते हुए इन इलाकों में भारतीय सेना की तैनाती काफी बढ़ा दी गई है। उस एरिया सभी एरिया में डेवलपमेंट तो बहुत हुए हैं। ये है कि परसेप्शन हमारा फिंगर 8 तक है करके, वो हम चाइना के साथ क्यों ये इंडो चाइना बॉर्डर क्यों बोले, हम इसको बोलना चाहिए इंडिया तिब्बत बॉर्डर बोलना चाहिए। चीन LAC के हर एक इलाके में भारत की दमदार मौजूदगी से घबराया हुआ है और इसीलिए पैंगोंग में भी उसने अतिक्रमण की नाकाम कोशिश की है। पैंगोंग से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है। बिहार में बिजली गिरने से जो 91 लोगों की मौत हुई है उसको लेकर, और यूपी में भी उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों के निधन का दुखद समाचार मिला। और राज्य सरकारें तत्परता से मदद दे, संवेदना की बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। उन्होंने कहा बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों के निधन का दुखद समाचार मिला। राज्य सरकारें तत्परता के साथ राहत कार्यों में जुटी हैं। इस आपदा में जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट। आपको बता दें, बिजली गिरने से बिहार और उत्तर प्रदेश में करीब 100 लोगों की जान जा चुकी है। अकेले बिहार में ही 91 लोगों की मौत हुई है। बिहार सरकार ने राहत
पैकेज का ऐलान किया है, मुआवजे का ऐलान किया है। आर्थिक मुआवजे का मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तेज बारिश और आंधी ने कहर बरपाया है, जानलेवा साबित हुई है। तो मोतिहारी के बांका मोतिहारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से वहां पर आकाशीय बिजली गिरने से, तूफान आने से कई लोगों की मौत हुई है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया। और इस वक्त भागलपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। बिहार के 16 जिले ऐसे जहां पर भारी बारिश का अलर्ट। तो ये आसमान से जो आफत है ये भी गई नहीं है। अगले 72 घंटे बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत। और साथ ही लगातार जी न्यूज पर यह बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि बिहार में बिजली गिरने से 91 लोगों की मौत और उत्तर प्रदेश में भी प्रयागराज में 2 और देवरिया में 7 लोगों की मौत हुई है। बिहार के कई जिलों में आज तेज बारिश और आंधी आई। गोपालगंज, बेतिया, सीवान, मोतिहारी समेत कई जिलों में लोगों की मौत हुई है। जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं, बिहार सरकार ने मृतकों के परिवार वालों के लिए 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। इनमें सबसे ज्यादा मौत पटना में बताई जा रही है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें, बिहार के 16 जिले ऐसे जहां पर 72 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस पर ट्वीट किया गया है। आप ट्वीट देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें उनकी तरफ से बताया गया कि आकाशीय बिजली जो गिरी है उससे कई लोगों के निधन का दुखद समाचार मिला। राज्य सरकारें तत्परता के साथ राहत कार्य में जुटी हुई है। इस आपदा में जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश हित में अब बात करेंगे डेप्सांग की। गलवान के बाद अब डेप्सांग में चीन से हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? दरअसल इसलिए क्योंकि एक दिन पहले हमने आपको देश हित में बड़ी खबर दी थी। अमन, हमने बड़ी खबर दी थी कि डेप्सांग में चीन ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। डेप्सांग भारत ने भी चीन को करारा जवाब देने के लिए दौलत बेग ओल्डी में अपनी सैन्य ताकत में इजाफा कर दिया। आपको यहाँ पर ये समझना है कि चीन आखिर डेप्सांग को लेकर इतना बेचैन क्यों है। क्या इसके पीछे वजह दौलत बेग ओल्डी में भारत का डेवलपमेंट प्लान है? आज हमने इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की है। और लद्दाख के टेस्मो से आपके लिए एक बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की है। गलवान में चीन पर भारी पड़े सेना के बलवान। अब डेप्सांग में चीन को सबक सिखाएगा हिंदुस्तान। डेप्सांग पर जी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एलएसी पर मोदी सरकार के एक्शन से घबरा गया चीन। चीन ने गलवान घाटी और पेंगोंग के बाद अब डेप्सांग में भी मोर्चा खोल दिया है। दरअसल इसके पीछे का कारण यह है कि भारत अब चीन को एक साथ कई मोर्चों पर चुनौती दे रहा है। एलएसी के साथ साथ भारत द्वारा सड़कों और पुलों के निर्माण के जाल में चीन बुरी तरह फंस चुका है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। एलएसी पर चीन चौतरफा घिर चुका है। एक तरफ भारतीय सेना चीन को हर धोखे पर करारा जवाब दे रही है, तो दूसरी तरफ भारत बॉर्डर के बेहद करीब सड़क निर्माण को तेज गति से अंजाम दे रहा है। इसी से जुड़ी खबर यह है, भारत ने ड्रोबुक से दौलत बेग ओल्डी तक पक्की सड़क बना ली है और यही बात चीन को खाए जा रही है, क्योंकि इसके बाद चीन को लगने लगा है कि भारत दौलत बेग ओल्डी से चीन की हर हरकत पर नजर रखेगा। चीन की घुसपैठ से लेकर अतिक्रमण की नीति का पर्दाफाश होगा और चीन को अक्साई चिन और काराकोरम हाईवे भी गंवाना पड़ सकता है। दौलत बेग ओल्डी में सड़क निर्माण ही क्यों, भारत ने तो महज 72 घंटे में गलवान घाटी में पुल भी बना लिया है और इस प्लान की भी चीन को भनक नहीं लगी। गलवान घाटी में महज 72 घंटों में सेना ने पुल बनाकर तैयार कर दिया। चीन चिल्लाता रहा, लेकिन भारत ने अपना निर्माण कार्य नहीं रोका। दरअसल दौलत बेग ओल्डी तक भारत की सड़क चीन को भविष्य के खतरे के रूप में दिखाई दे रही है, क्योंकि इस सड़क ने चीन की दादागिरी को खत्म कर दिया है। अभी बिल्कुल पक्का रोड बन गया, पक्का पुल बन गया। आप हमारा भी सब कुछ टाइम से पहुंच सकता है। पहले 62 में हमारा पहुंचता नहीं था गाड़ी, आप 4-5 घंटे में उधर पहुंच जाएगा सब कुछ।
चीन को ये लग गया, चीन कहीं वहां पे अटैक ना कर दे हिंदुस्तान, वो डरा हुआ है। जैसे अक्साई चीन, उस तरफ हमने कहीं अटैक ना कर दे, वो डरा हुआ है, एक्चुअली वो डरा हुआ है। दौलत बेग ओल्डी तक सड़क बनने का बड़ा मतलब क्या है, ये आप समझिए। भारतीय सेना चीन के मुंह तक पहुंच चुकी है और जब चाहे दौलत बेग ओल्डी से चीन की गर्दन मरोड़ सकती है। इसीलिए चीन ने डेपसांग में नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। दौलत बेग ओल्डी तक भारत की सीधी पहुंच रोकने की नाकाम कोशिश की है। चीन को ये डर सता रहा है कि कहीं आने वाले दिनों में भारत हमारा जो संपर्क है चीन का पाकिस्तान के साथ में वो न तोड़ दे, इसलिए वो अभी से रोकने की कोशिश कर रहा है। वो बिल्कुल जनाब उसको मिर्ची लगाया। जब से ये रोड पक्का बन गया, रोड तो काफी साल से बना हुआ है, काराकोरम कटअप कर दिया तो पाकिस्तान में जा नहीं सकता है वो लोग। अभी तो वहां से वो पास से जा रहा है, वहां से नजदीक है। इसी तरह सेम है ये गठबंधन नाला, गठबंधन नाला में वो अटैक करेगा तो हिंदुस्तान का जो फोकस रहेगा, हम इधर ही ज्यादातर गठबंधन नाला से उसको धकेलने के लिए वो करते रहेगा। हम दोनों तरफ रखना चाहिए, यहाँ से भी उसको पीछे धकेलना चाहिए अपनी जगह जो पहले से है, और डेपसांग से भी उसको नहीं आने देना चाहिए। 2013 में डेपसांग में चीन ने भारत से उलझने की कोशिश की थी, तब हालात अपने पक्ष में नहीं थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं। दौलत बेग ओल्डी में सड़क निर्माण पूरा होने से सेना मिनटों में जब चाहे चीन को सबक सिखा सकती है और पूरे दम से एक एक इंच जमीन की रक्षा कर सकती है। लद्दाख के सेमो से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश हित में अब आपको पाकिस्तान से आई बड़ी खबर हम दे रहे हैं। तनाव भारत और चीन में बढ़ रहा है, लेकिन लग रहा है इस तनाव का असर पाकिस्तान पर पड़ रहा है और वो डर गया है। बिल्कुल, पाकिस्तान को लगने लगा है कि भारत की सेना पाकिस्तान पर अटैक ना कर दे। टेंशन भारत चीन के बीच में है और हमले का डर पाकिस्तान को सता रहा है। इनसे मिलिए, ये है पाकिस्तान के सबसे बड़े डरपोक मंत्री शाह महमूद कुरैशी। कहने को तो ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, लेकिन बीते कई महीनों से इन्होंने भारत को गीदड़ भभकी देने की जिम्मेदारी ले रखी है। इस बार कुरैशी ने भारत से डर जाहिर करते हुए धमकी दी कि चीन से तनाव के बीच भारत हमारे देश पर हमला कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत को हम भी जवाब देंगे। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह पाकिस्तान को भारत से हमले का डर सता रहा है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए हर तरफ से बुरी खबर ही आ रही है। आतंकवाद और आतंकवादियों को लेकर पाकिस्तान का चरित्र भारत जितना अच्छे से समझता है, अब दुनिया भी पाकिस्तान के उस चरित्र को समझने लगी है। यही वजह है कि 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान की 3 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हुई है। पाकिस्तान की पहली अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती, भारत बार बार कहता रहा है कि पाकिस्तान लश्कर ए तौयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को न सिर्फ बचाता है बल्कि भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रहा। अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने भी माना है कि चीन आतंकी संगठनों पर लगाम नहीं लगा सकता। इसलिए FATF ने पाकिस्तान लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया। पाकिस्तान को सुधरने के लिए FATF ने अक्टूबर तक का मौका दिया है। पाकिस्तान की दूसरी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती, पाकिस्तान की दूसरी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती अमेरिका ने की है। अमेरिका ने माना कि पाकिस्तान अभी भी आतंकवादियों के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। पाकिस्तान की तीसरी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती, पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती की तीसरी किश्त जर्मनी से आई है। जर्मनी की एक संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान परमाणु हथियारों को बढ़ाने में जुटा है। पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, लेकिन फिर भी अपनी आदत से मजबूर है। इसी वजह से दुनिया में उसकी छवि सिर्फ आतंकवाद के सबसे बड़े गढ़ के रूप में होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात करेंगे आतंकवाद का किस तरह से समर्थन करता है पाकिस्तान। खुद अपनी पोल खोली है, सेल्फ गोल आप कह सकते हैं। आतंकवाद का समर्थन पाकिस्तान की हर सरकार की सिर्फ मजबूरी नहीं, दरअसल ये नीति है, स्टेट पॉलिसी होती है आतंकवाद का समर्थन करना। अब तथ्यों के माध्यम से आपको बताते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल FATF ने, जैसा कि अभी आपने हमारी रिपोर्ट में भी सुना, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान कहां सुधरने वाला है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ध्यान से सुनिएगा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को ओसामा बिन लादेन, जो दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों में रहा है, जिसने 9/11 के बड़े हमले को अंजाम दिया, उसे इमरान खान क्या कहते हैं?
उसी ओसामा बिन लादेन को इमरान खान शहीद कहते हैं। अब सवाल यह है कि जो ओसामा पूरी दुनिया में आतंक का दूसरा नाम था, उसे शहीद बताने वाले इमरान खान से आखिर आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उम्मीद कैसे की जा सकती है? सबको याद होगा, यहाँ पर भी कुछ नेता ओसामा साहब, ओसामा जी, दिग्विजय सिंह ने शायद कहा था ओसामा जी, तो ये कनेक्शन बहुत मजबूत है। और कांग्रेस पार्टी चीन से संघर्ष पर कभी भी चीन के खिलाफ हमलावर नहीं दिखी है। दरअसल कांग्रेस ने अपनी ही सरकार से बार बार सवाल पूछे हैं, सवाल पूछे जाने चाहिए विपक्ष के तौर पर, लेकिन हर बार अपनी ही सरकार से सवाल, और वो भी ये जानते हुए, समझते हुए कि वो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। आपको बता दें, आज बड़ा आरोप लगाया गया है बीजेपी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 90 लाख रुपए मिले चाइना की सरकार से और चाइनीज एम्बेसी से। चीन कांग्रेस के रिश्तों पर बड़ा खुलासा, राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन की फंडिंग। चीन से संघर्ष को लेकर जब पूरा देश सरकार और सेना के साथ खड़ा है, तो ऐसे वक्त में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अलग ही राह पर चल रही है। कांग्रेस के नेताओं का चीन को लेकर गुस्सा नहीं दिखा, उल्टा सरकार पर ही गांधी परिवार ने कई बार सवाल उठाए। आखिर कांग्रेस पार्टी चीन के खिलाफ खुलकर बोलने से क्यों बच रही है? इस सवाल का जवाब है चीन और कांग्रेस का रिश्ता। खुलासा हुआ कि चीन के दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को 90 लाख रुपए का चंदा दिया था। ये चंदा 2006 में दिया गया था, आज से करीब 14 साल पहले। ये है बैंक अकाउंट डिटेल, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि चीन के दूतावास से कांग्रेस को 90 लाख रुपए का चंदा मिला। राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन है सोनिया गांधी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इसके सदस्य हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन में मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम भी हैं। अब बीजेपी ने चीन के चंदे को लेकर कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा है। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने यह नहीं बताया कि पार्टी टू पार्टी ये रिश्ता क्यों बना। पार्टी के साथ एमओयू हो रहा है, राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज एम्बेसी पैसे दे रही है। राजीव गांधी फाउंडेशन ने सरकार को यह बताया, कानून की जो आवश्यकता है, कि आपने पैसा चाइनीज एम्बेसी से प्राप्त किया, किन शर्तों पर प्राप्त किया और आपने इसका क्या उपयोग किया है। बीजेपी के सवालों का जवाब देने के बजाय कांग्रेस पार्टी ने चंदे वाली बातों को घुमाने की कोशिश की है। चीनी हमले का जवाब नहीं देने के लिए समय या साहस या सक्षमता, हमारी सेना के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और हर मामले को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। भटकाइए मत, असत्य मत बोलिए। कांग्रेस और चीन के रिश्ते को लेकर इससे पहले भी सवाल उठते रहे। 2008 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच एक समझौता हुआ था, जिस पर राहुल गांधी ने दस्तखत भी किए थे। अब बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस को चीन से रिश्ते को लेकर अपनी राय देश के सामने जरूर रखनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कांग्रेस पार्टी यहां पर फंसती दिखाई दे रही है। बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश नेपाल की, जिसके साथ हमारे संबंध ऐतिहासिक भी रहे हैं और सांस्कृतिक भी, और चीन किस तरह उन रिश्तों में दरार डालने की कोशिश कर रहा है, उससे भी आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। लेकिन जी न्यूज ने नेपाल में चीन की हर साजिश को बेनकाब किया, और आज हम आपको बताएंगे कि चीन का अतिक्रमण सिर्फ भारत की जमीन पर नहीं, उसने नेपाल को भी धोखा दिया। 62,000 बेल्जियम, 60,000 मिस्र की बात करें तो 58,000 मामले, इंडोनेशिया में 49,000, यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 46,000, सिंगापुर में सिर्फ 42,000 मामले, और मुंबई की भी यहां पर अगर बात कर ले, ये तो रही विदेशों से तुलना, मुंबई की अगर बात करें तो कोरोना के लगभग 69,000 मरीज हैं और मुंबई को ही दिल्ली ने पीछे छोड़ा है। और आपको बता दें, कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों से जनता और दिल्ली सरकार दोनों की चिंता बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने और एलजी साहब ने पहले तो होम आइसोलेशन बंद कर दिया, बोले कि हर पेशेंट को 5 दिन के लिए क्वारंटीन सेंटर जाना जरूरी होगा। फिर उनसे बात करके इस आदेश को जैसे तैसे वापस कराया, तो उसके बाद एक और आदेश दे दिया केंद्र सरकार की ओर से कि हर व्यक्ति को क्वारंटीन सेंटर जाना जरूरी होगा पॉजिटिव पाए जाने पर, भले ही उसको बाद में होम आइसोलेशन में रहने की इजाजत दे दी जाए। फिर से दिल्ली में वही सिस्टम लागू हो गया कि अगर आपको कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो आप अपने घर पे रहिए, वहीं आपकी स्क्रीनिंग हो जाएगी। अगर आप होम आइसोलेशन में रहने के लिए एलिजिबल हैं तो आप कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी होम आइसोलेशन में रह सकते हैं।
वजह कुछ भी हो, लेकिन दिल्ली की स्थिति वाकई ही चिंताजनक और गंभीर। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.